अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, सर्वे होते हैं और आज से नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय से इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह के सर्वे ओपिनियन पोल्स का महत्व अपना रहा है। लेकिन बीते कुछ एक दशकों में इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकांश सर्वे औंधे मुंह गिरते हैं। सर्वे कुछ होते हैं, ओपिनियन पोल्स कुछ होती हैं, एग्जिट पोल्स कुछ होते हैं और अंतिम परिणाम कभी कभी बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी कई बार अपने बड़े कड़े प्रतिरोध दर्ज कराते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन वो इतने शिथिल, इतने हल्के और इतने अप्रभावी हैं कि उनके होने और न होने का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल सर्वे, क्या ये ओपिनियन पोल्स सच में लोगों की ओपिनियंस को प्रभावित करती है? और क्या इसमें वाकई में कोई तार्किक क्षमता होती है, कोई आंकड़े होते हैं, कोई साइंटिफिक मेथड होता है क्या? आज हम इस विषय पर बहुत ही गंभीर चिंतन करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज होते ही जो बात सबसे पहले लोगों के जहन में आती है वो है ओपिनियन पोल्स, इलेक्शन सर्वे। ये हमेशा से विवादित रहे हैं और विवाद का दायरा इतना बढ़ा कि कई बार चुनाव आयोग तक दरवाजे खटखटाए जाते हैं, खुला विरोध तक इस पर दर्ज कराया जाता है। आयोग की भूमिका कई बार भी इसमें स्पष्ट नहीं रहती कि ओपिनियन पोल्स और सर्वे को लेकर आयोग के अपने विचार क्या हैं। कोई एक स्पष्ट धारणा, कोई एक स्पष्ट मत, कोई एक स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस, कोई एक स्पष्ट लॉ अभी तक भारत का निर्वाचन आयोग बना नहीं पाया कि सर्वे अगर कंडक्ट किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे। सामान्य तौर पर दुनिया के हर मुल्क में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां भी कोई भी पॉलिटिकल सर्वे, कोई भी इलेक्शन सर्वे, ओपिनियन पोल्स साइंटिफिक मेथड के आधार पर होती है और ये किया भी जाना चाहिए। इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होता है कि आप सैंपल सर्वे क्या होगा, किस एरिया का होगा, किस एज ग्रुप का होगा, किस उसकी भौगोलिक क्षमता क्या होगी, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर एक साइंटिफिक मेथड प्रॉपर बनाया जाता है। उस मेथड के आधार पर नमूने कलेक्ट किए जाते हैं, उन नमूनों का एनालिसिस करके हम उसको सर्वे का रूप देते हैं। ये तो हुई नैतिक बात, ये हुई वैज्ञानिक बात और ये हुई तथ्यों वाली बात। लेकिन बीते कुछ एक दशकों में हिंदुस्तान में, देश में ऐसे सर्वे पर तमाम बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि सर्वे रिपोर्ट कुछ कह रही थी, नतीजे बिल्कुल अलग आए। और ऐसा नहीं है कि ये गलत ही हुए, कई बार ऐसा हुआ है कि ये एकदम सटीक भी गए हैं। लेकिन सटीक कौन से गए हैं? एग्जिट पोल सटीक गए हैं। ओपिनियन पोल्स को लेकर हमेशा से ढुलमुल धारणा रहती है और अब वीकली सर्वे का एक नया ट्रेंड इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, साप्ताहिक सर्वे। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो भी सरकारों में रहते हैं या जिन्हों अपोजिशन में होते हैं, जो पिछड़ रहा होता है इन सर्वे ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल में, वो कंप्लेंट करते हैं, वो इसकी तथ्यात्मकता पर सवाल उठाते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए और अपने अनुभवों के जरिए और पुराने कुछ दृष्टांत मैं प्रस्तुत भी करूंगा आपके समक्ष, जहां ओपिनियन पोल कुछ थे, एग्जिट पोल कुछ हुआ, नतीजे कुछ और आए। तो क्या इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है या वाकई में ये सर्वे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं पता नहीं सर्वे कहां होता है मिश्रा जी, मैंने तो देखा नहीं, मुझसे तो किसी ने बात नहीं की। इसमें भी सच्चाई है, क्योंकि सैंपल कलेक्शन का या इसका कोई वैज्ञानिक विधि हो या निर्वाचन आयोग अब तक इसके लिए कोई अधिकृत तौर पर एजेंसी भी नहीं बना पाए हैं कि फला फला एजेंसी इस वैज्ञानिकता और इस तथ्यात्मकता के साथ ओपिनियन पोल या सर्वे करेगी। क्योंकि इस तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे लोगों की धारणा बदलते हैं, लोगों के दिमाग में फेरबदल करते हैं। इसलिए कोई भी ओपिनियन पोल और सर्वे हो, वो उसको सत्य के नज़दीक रहना चाहिए। और इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत निर्वाचन आयोग की। क्या आयोग वो जिम्मेदारी निभाता है? अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंशिक तौर पर निभाता है, लेकिन क्या हम पूरा निभाएंगे? अगर हम अपने देश में, अपने प्रदेश में एक बेहतर डेमोक्रेसी चाहते हैं, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहते हैं,
एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो हमें इसकी वैज्ञानिकता पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें इसका साइंटिफिक मेथड खोजना पड़ेगा। आज खोज लीजिए, अगले इलेक्शन तक खोज लीजिए, 10 साल बाद खोज लीजिए, 20 साल बाद खोज लीजिए, पर एक न एक दिन आपको इसका कोई साइंटिफिक मेथड खोजना पड़ेगा। क्योंकि दर्शक अब समझदार है, जनता समझदार है, मतदाता समझदार हैं। और आजकल गूगल कर लो, सब मिल जाता है कि 2007 में क्या ओपिनियन पोल थे, रिजल्ट क्या है, 12 में ओपिनियन पोल थी, रिजल्ट क्या है, 14-17 में क्या था और 19 में क्या था, सब सामने आ जाता है। तो कई बार तमाम मीडिया हाउसेस के सामने बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आपने सर्वे कुछ दिखाया होता है, एग्जिट पोल कुछ आया होता है, नतीजे कुछ और आए होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाद में इसको कोई ओन नहीं करता। अगर सटीक लगा तो तुरंत ही चलेगी कि हमारा एग्जिट पोल सबसे नज़दीक था, एकदम सटीक था। लेकिन अगर पिछड़े या गलत हुआ तो कोई उसको ओन नहीं करता है। ये भी एक सच है। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और हम साइंटिफिक तरीका निकालेंगे कि सर्वे कैसे हो। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करें। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं, 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। वर्तमान के इस प्री पोल सर्वे को भी पूर्णतः हवाई शरारतपूर्ण व भ्रामक करने वाला ही कहा जाए कि ये कतई भी अनुचित अर्थात गलत नहीं होगा। ये जो चैनलों में सर्वे दिखाई दे रहे हैं, ये एसी कमरे में बैठ के पीआर एजेंसी द्वारा बनाए हुए सर्वे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को अपना सर्वे देगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मनोज राय धूपचंडी समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश बीएसपी से है, राखी बिरलान आम आदमी पार्टी से हैं और थोड़ी देर में मुझे SY कुरैशी साहब फार्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। समीर सिंह जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि कोई साइंटिफिक मेथड या कोई अधिकृत एजेंसी या चुनाव आयोग ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल, सर्वे, इन सब को लेकर कोई एक नियम कानून बनाए? कुछ देखिए ब्रजेश जी, अभी तक के अंदर लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सर्वे भी एक विधा है लोगों तक जानकारियां पहुंचाने का, लोगों के रुझान पहुंचाने का, कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको नापसंद कर रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सर्वे भी एक विधा है। कुछ बड़े सैंपल के सर्वे होते हैं, कुछ छोटे सैंपल के सर्वे होते हैं। बहुत सारे लोग तथ्यात्मक सर्वे भी करते हैं, कुछ अतथ्यात्मक भी होते हैं। लेकिन मैं बहुत विश्वास से कहता हूं कि कमोबेश सर्वे के आसपास ही, या ओपिनियन पोल कह लीजिए, एग्जिट पोल कह लीजिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। उसके आसपास ही, इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिखता है। यह बहुत सालों से चुनाव के अंदर हम सब ने ट्रेंड देखा है। आप उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेके देखेंगे तो चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो और 2020 में बाई इलेक्शन हुए थे, 6 बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे और हम 2022 के चुनाव में जा रहे हैं। तो लगभग कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि 2017 में बीजेपी को जितनी सीटें मिल रही थी उससे ज़्यादा सीटें बढ़ गई। अब उसमें होता क्या है ब्रजेश जी, जब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान 7 चरणों में होता है। धीरे धीरे चुनाव जस जस आगे बढ़ता है, लोगों की रुझान सामने आती है और बढ़ती है, तो निश्चित रूप से उस पर मेरा अगला प्रश्न है आपसे समीर जी की क्या कोई साइंटिफिक मेथड होना चाहिए या कोई भी आए सर्वे कर ले?
नहीं ब्रजेश जी, देखिए कोई भी आए सर्वे कर ले, ऐसे तो सर्वे बहुत लोग करते हैं, लेकिन तथ्यात्मक सर्वे जो तथ्यात्मक एजेंसियां हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, वो अपने स्रोतों से करते हैं और वो तथ्यात्मक चीजें ही दिखाते हैं। कोई क्या भी आप चाहते हैं कि कोई एजेंसी बने या आयोग कोई गाइडलाइन बनाए नहीं, या आयोग ने- अधिकृत कोई एजेंसीज हो? जैसे आयोग ने बहुत सारे सुधार किए। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बाद में ईवीएम से शुरू हो गया। जी। टीएन सेशन को लोग चुनाव में सुधार के लिए याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, पूरा देश याद करता है। बहुत सारे मेथडों में सुधार निर्वाचन आयोग करता रहता है, पद्धतियों में। तो आप हमेशा चाह रहे हैं कि जैसे ये चल रहा है सतत चलने दिया प्रक्रिया जाए, है। इसमें कोई नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं? सुधार तो प्रकृति का नियम है ब्रजेश जी। नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीजें आती हैं, सुधार तो सदैव होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आज है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, सुधार तो रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ राजनीतिक दल जिनको अपने मन का नहीं आता है जी। वो आपत्ति दर्ज करते हैं, और जब मन की आने लगती है जी। तो वो उसको मैं खराब मनोज करते राय हैं। धूपचंडी जी अच्छा को कहते हैं, आमंत्रित और जब करता नहीं आता है हूं। तो खराब समाजवादी कहते पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। मनोज जी, मेरा पहला प्रश्न है, मेरे सामने आपके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का वो पत्र लिख रखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। क्यों ये डिमांड की आपने, कारण क्या है? ब्रजेश जी, जिस तरीके से ओपिनियन पोल को दिखाया जा रहा है, क्षेत्र में तो उल्टा हो रहा है। दौड़ाए जा रहे हैं लोग, उप मुख्यमंत्री दौड़ाए गए, और जो वीडियो आया उसमें उनके सिक्योरिटी का आदमी कह रहा है कि जल्दी आगे बढ़िए, गाड़ी पे बैठिए। तो ये ओपिनियन पोल कहां से आ रहा है? इसलिए इस ओपिनियन पोल के खिलाफ है हम कि इसके ओपिनियन पोल के आने से ये चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक तरीके से नहीं हो पाएगा। ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपियम पोल है। मतलब अफीम का ये नशा दिया जा रहा है, क्योंकि जमीन पे तो कहीं कुछ है नहीं। ये इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। अरे भाई, अगर आप मजबूत हो तो गांव में क्यों जाके ढकेले जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, धक्के देके गिराए जा? और जिस उत्तर प्रदेश में सरकार और भाजपा की और उसके उप मुख्यमंत्री को दौड़ा ले, महिलाएं दौड़ा लें, और तो आपने समस्या तो बता दी, चुनाव आयोग के समक्ष और समस्या तो प्रस्तुत कर दी मनोज जी, गाड़ी में। लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन है कि किस तरह से और किस पद्धति के आधार पर ये सर्वे और ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल होने चाहिए? कोई सोल्यूशन भी है आपके पास? ब्रजेश जी, पहले तो ये बंद होना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक दलों की बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे या और दलों के जो प्रतिनिधि बैठ के तय करेंगे कि ये होना क्या चाहिए। इन्होंने दिल्ली में कहा कि जीत रहे हैं, क्या हाल हुआ दिल्ली में? इन्होंने कहा बंगाल में जीत रही है बीजेपी, क्या हाल हुआ? बीजेपी जो मैनिपुलेशन करके, भ्रम फैला करके सत्ता में आनी चाहती है, ये उत्तर प्रदेश के लोग इस बार नहीं होने दे रहे हैं। ऑलराइट, इसलिए हम अब मैं चाहते हैं आपको कि अभी रोक रहा ओपिनियन हूं। पोल का झूठ अब मेरे बंद साथ होना बहुत चाहिए। ही एक स्पेशल गेस्ट, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। कुरैशी जी वो शख्सियत हैं और वो अधिकारी रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2012 का असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराया था। कुरैशी साहब, बहुत स्वागत आपका। और आपके जुड़ने के पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो ओपिनियन पोल्स हैं, ये जो सर्वे हैं और ये जो एग्जिट पोल हैं, ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होते हैं या नहीं होते हैं? निर्वाचन आयोग अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन इस विषय में आज तक बना नहीं पाया। आपने लंबे समय तक चुनाव में रहे हैं, आयोग में रहे हैं, आप ये समझते हैं कि कोई एक वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए ऐसे सर्वे और ओपिनियन पोल के लिए? कुरैशी साहब, ओके, ऑलराइट, आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्ट करें। हाँ, यस मनोज जी, गो अहेड। हमारा ये कहना है ब्रजेश जी कि जब क्षेत्र की जनता दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, तो ये ओपिनियन पोल आखिर लिया कहां से जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये कि ओपिनियन पोल लिया कहां से जा रहा है? ऑलराइट, मैं सतीश इसलिए ये प्रकाश जी को भी opinion वक्त poll देता झूठा हूं। है, आपने अपनी बात रख ली। बनावटी मैं है। सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि इन ओपिनियन पोल्स और सर्वे को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या राय रखती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मेरा मानना ये है, बहुजन समाज पार्टी का मानना ये है
कि कहीं ना कहीं अगर चुनाव प्रभावित हो रहा है, अगर किसी भी ओपिनियन पोल से अगर चुनाव प्रभावित हो रहा है, उसकी दिशा अगर भटक रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। देखिए, अगर आप राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम का लेखा जोखा सरकार और जनता के बीच में जाएं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल किसी भटकाव की भाषा का उपयोग नहीं करेगा, मतदाता के बीच में भ्रम पैदा ना हो। अगर इस तरह के सर्वे से जिस तरह के आरोप हैं, और देखिए भारत में मेरा मानना यह है कि अगर कहीं भी चुनाव से पहले अगर आचार संहिता लागू होगी है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मीडिया सेंटर या कोई भी एजेंसी अगर कोई भी सर्वे डिक्लेयर करना चाहती है, तो वो सर्वे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के संरक्षण में हो। अगर चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि ये सर्वे ठीक है या गलत है, या गलत तथ्यों को रेखा जा रहा है। देखिए, भारत में चुनाव जो सर्वों का जो इतिहास है, उसमें कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि देखिए भारत में जो समाज है वो अलग अलग हिस्सों में है, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। पश्चिम के व्यक्ति का कुछ अलग व्यवहार है, पूर्वांचल के का खान पान अलग है, उसकी जीवन शैली अलग है। ऐसी स्थिति में किसी विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में आप 4000 लोगों की बातों से कैसे डिसाइड कर सकते नहीं, हो? मैं आप सब लोगों की बात सुन रहा हूं सतीश जी। मेरा तात्पर्य यह है कि समस्या तो हमने समझ ली कि ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर नहीं होते, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसका? नहीं, देखिए सॉल्यूशन है। देखिए सुनिए, इनकी जो भी इसकी सत्यता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। और ये यहां नहीं है, पूरे का पूरे यूरोप में इसके ऊपर सवाल है। और अभी तो भारत जो है, भारत का चुनाव अभी बचा हुआ है। अभी अमेरिका में चुनाव होते हैं, बाकायदा रशियन गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो चुनाव को प्रभावित कर रही है। मेरा कहना यह है कि अगर ऐसे सर्वे होते हैं, तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी एजेंसी अगर कोई सर्वे करती है, तो अगर चुनाव आयोग सेटिस्फाई है, तो मेरे हिसाब से तमाम दलों को उनका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू सतीश जी। मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब वो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के जो इस वक्त 2012 के असेंबली चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश में कराए थे। तब भी ये आवाज़ उठी थी, तब भी ये बात आई थी कि इलेक्शन सर्वे, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, ये सब मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब तक कोई इस पर कोई कड़े नियम या दिशा निर्देश नहीं बना पाया है। कुरैशी साहब, स्वागत आपका। आज वही सवाल फिर आपके सामने खड़ा है, जो सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आपके समक्ष था, आज फॉर्मर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर भी आपके समक्ष वही सवाल खड़ा है। और डेमोक्रेसी में इंडिया में अभी तक इसका कोई समाधान हम नहीं निकाल पाए। देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे याद है 2008 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आई थी इलेक्शन कमीशन में, और उन्होंने डिमांड की थी कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों को बैन कर दिया जाए। हमने टोटल सहमति जताई कि भाई आप सब अगर मिलके ये कहते हैं तो हम भी आपसे एग्री करते हैं, तो इसको बैन कर दीजिए। क्योंकि उस जमाने में हम एक पेड न्यूज के फिनोमिनन से जूझ रहे थे, यानी अखबार में खबर जो देखते हैं आप, वो भी पेड न्यूज हो सकती है, एडिटोरियल भी पैसे देके लिखवाया जा सकता है, और झूठी सच्ची खबरें लिखवाई जा सकती हैं, तो झूठे सच्चे पोल भी तो हो सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग हमसे कह के आए एमपीज वगैरह, हमने कहा कि बिल्कुल आप इसको बैन करो। उसका एक ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया एक्ट की अमेंडमेंट का, हमने उसको अप्रूव किया। लेकिन बाद में जब एक्ट अमेंडमेंट पास हुई, तो हमने देखा एग्जिट पोल बैन कर दिया, ओपिनियन पोल को बैन नहीं किया। और उसके फौरन बाद दोबारा फिर रोते हुए आ गए कि देखो जी ये तो बैन नहीं हुआ। हमने कहा तुम ही ने बैन करना था, तुमने बैन क्यों नहीं किया? तो होता क्या है कि जो जिसको जीता हुआ दिखा रहे होते हैं वो खुश होते हैं, बाकी सब उस पर फिर प्रोटेस्ट करते हैं। हम इसके खिलाफ इसलिए हैं कि वाकई जो हमें पेड न्यूज से जूझना इतना पड़ रहा है और इतने केसेस हम पकड़ते रहते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो पोल होते हैं ये पैसे देके नहीं कराए जा सकते, इसको पैसे देके इन्फ्लुएंस करा दिया। तो आपका अनुभव क्या कहता है, जब लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल या सर्वे, इनकी कोई साइंटिफिक पद्धति नहीं है भारत में। दुनिया के दूसरे मुल्कों में साइंटिफिक पद्धति है, पर भारत में नहीं। करेक्ट। देखिए, कोई भी ओपिनियन पोल वगैरह अच्छी चीज है अगर उसकी पद्धति ईमानदारी की हो।
और आपने ठीक कहा कि भारत में इसकी का कोई हिस्ट्री नहीं है, बल्कि भारत में तो मैंने बताया पेड न्यूज है, पैसे दे के जो चाहो लिखवा लो, अखबार में छपवा लो, एडिटोरियल छपवा लो, न्यूज छपवा लो। तो इसी तरह पोल को भी इन्फ्लुएंस करो। एक दफा एक टीवी चैनल पे न्यूज एक्सप्रेस नाम की चैनल थी न्यूज, उसने 5 घंटे तक हमको एक वो दिखाया था, एक स्टिंग ऑपरेशन, जहां पे 11 पोलिंग एजेंसीज किस तरह वो बेईमानी करती हैं अपने आप बता रही हैं। और जो उनके पास ग्राहक आए थे कि जी हमको 200 सीटें जीता हुआ दिखा दो, यूपी की बात बता रहे थे, 200 की, उन्होंने कहा हम तो आपको तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हम दूसरी पार्टी से डील कर चुके हैं, उसको दिखाएंगे। वो जाने लगा तो कहा अच्छा नहीं, रुको रुको, एक तरकीब बनाते हैं, एक दूसरी कंपनी हम बना लेते हैं, वो आपको 200 की सीटें जीता हुआ दिखा देगा, और हमारे कुछ एडिटर्स हमारी जेब में हैं, हम उनसे ये डिबेट करा देंगे कि भाई 2 पोल आ गए, उसने एक ने ए को जीता हुआ दिखा दिया 200 सीटें, दूसरे ने बी को दिखा दिया, किसका ठीक है, तो उस पर डिबेट हो जाएगी। तो इस किस्म की एडमिशन अच्छा, आप तो लंबे समय तक चुनाव आयोग में रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह के ओपिनियन पोल्स मतदाताओं को भ्रमित करते हैं, या उनमें दिमागी बदलाव लाते हैं, या उनकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल तीनों बातों का जवाब है हाँ, कि ये बदलने की कोशिश करते हैं और बदलाव जरूर आता है, कोई ना कोई आदमी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है वोटर पे। अगर एक आदमी भी झूठे पोल की बेसिस पे अपने राय बदलता है, क्योंकि ये ओपिनियन पोल हवा बनाने में काम करते हैं, अगर एक भी आदमी अपना ओपिनियन बदलता है इस वजह से, तो वो उसको हम विशिएशन ऑफ पोल प्रोसेस, प्योरिटी ऑफ द पोल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई। भारत निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका ऐसे में होनी चाहिए? भारत नहीं, इसमें कुछ नहीं है, तो एक्ट पास होना है। एक्ट ने एग्जिट पोल बैन कर दिया था, ओपिनियन पोल क्यों नहीं बैन किया, आज कर दें। तो आप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के बैन नहीं कर सकते, इसके लिए एक्ट की जरूरत नहीं कर सकते जी नहीं, जहां एक्ट ऑलरेडी मौजूद होता है वहां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। नहीं, ये समस्या इसलिए कैंसरस होती जा रही है, आज हम इस पर डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले 1 या 2 ओपिनियन पोल्स आते थे, आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है, हफ्ते में 2-2 बार आने लगा है। जी बिल्कुल, ये तो एंटरटेनमेंट चैनल पे होने चाहिए, लेकिन लोगों को तो प्रभावित पोल करते ही करते हैं, और इसलिए ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस के प्योरिटी ऑफ इलेक्शन के खिलाफ पड़ता है। इनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। अच्छा, आपने तो दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया, बाकी जगह डेमोक्रेटिक प्रोसेस देखे हैं, कि दुनिया के कई देशों के चुनावों को देखा है, उनको स्टडी भी किया है, आपका अनुभव क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक हम इंश्योर न कर सके कि हमारे यहाँ एक ऑनेस्टी न्यूज रिपोर्टिंग में और ओपिनियन एंड एग्जिट पोल के सर्वेज में पूरी ईमानदारी की कोई गारंटी ना हो, जो हमारे यहाँ कोई रेगुलेटर तो इसका है नहीं कि जो इनको रेगुलेट करता हो, इनका सैंपल साइज देके किस तरह ये नई नतीजे निकालते हैं, ये सब पता लगे, जब तक रेगुलेटर कोई नहीं होता, जब तक तो इस पे पाबंदी ज्यादा अच्छी है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अगर ईमानदारी का पोल हो तो उससे तो ओपिनियन जनता की जानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ बेईमानी अगर हो रही है कि हवा बदलने के लिए आप पैसा खिला दीजिए और जो चाहे रिजल्ट उनसे हासिल कर लीजिए, तो वो गलत है। तो सर, इसीलिए तो भारत निर्वाचन आयोग है, पहल तो उन्हीं को करनी चाहिए ना? नहीं, पहल क्यों, जब मैंने बताया ना, भारत आयोग निर्वाचन आयोग ने जब ये एमपीज आए तो और उन्होंने एक अमेंडमेंट की कि लॉ में अमेंडमेंट करो, तो हमने कहा जरूर करो। तो उस अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट था वो भी इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव करके भेजा, और फिर हमारा सरप्राइज ये हुआ कि जब हम समझे कि अब ये दोनों चीजें बैन होने वाली है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने क्या चीज बैन की, एग्जिट पोल बैन कर दी, ओपिनियन पोल को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि जी ओपिनियन पोल बैन करो। भाई तुम्हारी अपॉर्चुनिटी थी बैन करने की, क्यों नहीं की, क्यों छोड़ दिया उसको? चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं किया, आज कर लो। तो अभी आपके पास सजेशन के तौर पे ये है कि बिना एक्ट बनाए हम इस तरह के ओपिनियन पोल या प्रोसेस नहीं रोक सकते, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों ना आप इसको अलाउ करें कि यस होना चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, या चुनाव आयोग कोई मैकेनिज्म डेवलप करे कि हम साइंटिफिक बेसिस पर कुछ एजेंसीज को लाइसेंस दीजिए, वो करें। हाँ नहीं, लेकिन ये पहले तो ये कि इसके ऊपर के ओपिनियन पोल अलाउड है कि नहीं, ये इस पे तो एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है ना, इस पर तो सब कुछ अलाउड है। अब ये आप ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर सोचती है कि एक रेगुलेटरी बॉडी प्रपोज करे
लेकिन उसको तो मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन खुद बना पाएगी या नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सर हम एक चैनल हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है या कुछ गड़बड़ होती है, चुनाव के दौरान आचार संहिता टूटती है, तो आप इमीडिएट हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं, लेकिन आप कभी एजेंसी की गर्दन पकड़ने नहीं जाते हैं। नहीं, हम उसकी पकड़ते हैं जो वो ऐसी चीज की उल्लंघना करते हैं जो हमारे कानून के मुताबिक है। तो अगर आज आप उल्लंघना कर दें कि ओपिनियन पोल को दिखा दें, एजेंसी जिसने पोल इलीगल बना लिया वो हम ना उसको रोक सकते हैं, ना जो उसकी ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसको रोक सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बैन तो उस पर है ही नहीं। जब तक कानूनी बैन ना हो तो हम किस ग्राउंड पे उसको पकड़ेंगे। करेक्ट। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपने अपने अनुभव भी शेयर किए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कुरैशी साहब। आपसे बात करने का हमेशा बड़ा दिलचस्प नज़रिया रहता है, बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं कांग्रेस की ओपिनियन जानना चाहता हूं इन ओपिनियन पोल के ऊपर। ब्रजेश भाई, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपिनियन बिल्डिंग पोल है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है ओपिनियन बिल्डिंग का, और ये वही लोग करा सकते हैं जिनके पास अकूत धन दौलत है, अथाह पैसा है, जो अपने पूरे देश में 640 जिलों में अपने क्या नाम ऑफिसेस बना सकते हैं, जो 1600 करोड़ रुपए का दिल्ली में अपना ऑफिस बना सकते हैं। वो सब लोग ये ओपिनियन बिल्डिंग पोल करने की बात कर रहे हैं। एक प्रायोजित कार्यक्रम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी उन कंपनियों के लिए है जो कंपनियां इनके साथ की हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो ये जो दरबारी लोग हैं, ये जो दरबारी गोदी मीडिया है, ये दरबारी जो अखबार वाले हैं दैनिक जागरण जैसे, ये सब लोग इन सब लोगों के लिए आज की डेट में चाटुकारिता की हद तक जाकर के काम कर रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा ने तो कोई ओपिनियन बिल्डिंग पोल नहीं दिखाया। नहीं, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपको सीटें कोई नहीं दे रहा तो इसलिए आप गुस्सा हो, भड़के हुए हो। ये आप कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपकी ये निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। हम तो एक बात कह रहे हैं ना कि अगर ये ओपिनियन बिल्डिंग पोल नहीं, ओपिनियन जैसे एग्जिट पोल से हमें अब शिकायत नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल होते हैं चुनाव जिस समय खत्म होता है उसके 5 मिनट बाद दिखाए जाते हैं, तब किसी का ओपिनियन नहीं बदल सकता। एग्जिट पोल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुरैशी साहब कह तो रहे थे कि जब मौका था तो तब तो किया नहीं किसी ने मिलकर। सुनिए ना सर, अब सारा का सारा कुछ भाजपा पे भी तो रहने दीजिए ना। भाजपा की तरफ से आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं? नहीं तो मैं सवाल उनसे भी करूंगा, आपसे भी करूंगा, क्योंकि आप ही दो बड़ी पार्टी हैं। सर, क्या आपको भी ओपिनियन बिल्डिंग पोल दिखाने हैं? लाइए, दीजिए, दिखा दूंगा आपके पास हो तो। अगर तो ये समीर सिंह बैठे हुए हैं, इनसे ले लीजिए ना, तुरंत दे देंगे। मैं आपके मित्र रोहित अग्रवाल नहीं, सुन लीजिए सर, 2 मिनट सुन लीजिए। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा था तो बता दिया उन्होंने। सर, ये जो ओपिनियन बिल्डिंग पोल हैं, इन पर और इसके स्पॉन्सर पर और इनकी मेथोडोलॉजी पर तमाम प्रश्न है। और इनके स्पॉन्सर अगर आप पीछे से निकाल करके ला पाए, ट्रांसपेरेंसी में चुनाव आयोग को या भारत सरकार को दे दें, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि भाजपा और भाजपा की समर्थक एजेंसीज सारे के सारे इन पोल को ओपिनियन बिल्डिंग कर रहे हैं। और ये गोदी मीडिया, रोहित अग्रवाल नाम लेके कह रहा हूं, गोदी मीडिया को कह रहा हूं कि गोदी मीडिया इनके पीछे है। धन्यवाद। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका। ये ओपिनियन पोल में तो बता रहे हैं कि आरजेडी काफी पीछे चल रही है, क्या है बात? ब्रजेश जी, ओपिनियन पोल बनते कहाँ हैं? कभी इस पे सोचा है आपने? ये दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पे बनते हैं और आपको खाली प्रिंट करना होता है। आप भी दिखाना चाहें तो आप खाली एक फ़ोन कॉल करिए, आपको अपने यहाँ प्रिंटर की खाली इंक का इस्तेमाल करना है। नागपुर फ़ोन कर लिए, वहाँ से आ जाएंगे, बहुत बढ़िया ओपिनियन पोल आ जाएंगे, 15 मिनट के अंदर आ जाएंगे। विजय जी, मेरे इस उम्र में मेरे किसी परिवार के सदस्य के पास आज तक कोई ओपिनियन पोल वाला नहीं आया, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई पूछने आया। पर ये पता है कि दीन दयाल और नागपुर नहीं, वो तो अंडरस्टूड है ना ब्रजेश जी। इतना पता आप मुझे ये बताइए, जो धरातल पे ओपिनियन पोल चल रहा है उसका जवाब क्या है? कौन सा? जो नहीं, अब मैं पहले भी कह के आपके चैनल पे कई बार गया हूं, कुर्ता पहन के जाते हैं, कुर्ता फड़वा के वापस आते हैं। अब तो स्थिति ये है, कैंडिडेट इनका कह रहा है भाई बिना सिक्योरिटी मैं तो नहीं जाऊंगा गांव में। और मैंने पहले भी इनको सलाह दी थी कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईवे प्रचार करना, गांव में गलती से मत उतर जाना, जनता तैयार है ओपिनियन पोल देने के लिए।
लठ लेके खड़ी है जनता। ये आप धमकी वाली भाषा बार बार बोलते हैं, ये थोड़ा मुझे आपत्तिजनक लगती है। हम तो ये बताते हैं कि वो जो छुट्टा साण जो 5 साल डंडा लठ लेके भगा रही थी, अभी भी कुछ साणों को भगा रही है जनता, और जनता कहीं कोई जगह इनको नहीं देने वाली है। ये जो ओपिनियन पोल है, ये जो जनता ओपिनियन पोल दे रही है, ये पूरा आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो। क्या मानते हैं कि इस तरह के ओपिनियन पोल्स कुछ भ्रम फैलाते हैं या ये सही होते हैं? क्या आपकी ब्रजेश जी देखिए, अब एक सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अब भूल जाए 2012 में जितनी सीटें आई थी, अगर उतनी सीटें ये ले आए तो ये इनकी समझे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 2012 की सीटें ही रिपीट कर पाएंगे, ये बहुत उपलब्धि कर लेंगे, तो उससे ज्यादा सीटें इनकी उपलब्ध नहीं आने वाली है। एक तरफा लहर चल रही है, बांटने में बड़ा कंफ्यूज हो गए हो आजकल अग्रवाल जी। नहीं, जो सच्चाई है ब्रजेश जी, मैं तो वो परोस रहा हूं, अब इनको सुनना हो सुन ले। 10 मार्च को तो इनको पता चल ही जाएगा। 10 मार्च ऑल राइट, मैं राखी बिरलान को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट वेट प्लीज समीर जी, प्लीज वेट, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। अभी नंबर राखी जी का है, राखी जी बोलेंगी, आप सब शांत रहें। अरे आप कितने दल बदल के आए हो पहले ये तो बता दो, अपने दलों की। राखी जी बोलेंगी। राखी जी आप मुझे बताइए, ये जो ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्जिट पोल होते हैं, आम आदमी पार्टी इसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, सर्वे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, और कई बार ये सर्वे सही साबित होते हैं, कई बार ये सर्वे गलत साबित होते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, पूरी यूपी के चुनावी माहौल में अगर एक चीज़ को देखें बड़ी बारीकी से, तो चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, सबकी पार्टियों का एजेंडा एक ही पार्टी सेट कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी। जो लोग कभी मुद्दा विहीन राजनीति करा करते थे, आज वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज शिक्षा की बात हो रही है यूपी के चुनाव में, आज यूपी के चुनाव में स्वास्थ्य की बात हो रही है, आज यूपी के चुनाव में बिजली की बात हो रही है, आज पानी की बात हो रही है। आज यूपी के चुनाव के अंदर केजरीवाल सरकार के मॉडल को अपनाने की बात हो रही है। जब आम आदमी पार्टी अपनी बिजली गारंटी योजना को गांव-गांव, घर-घर ले जाने की बात करती है, तो एक मुख्य विपक्षी पार्टी जो सत्ता में भी रही है, वो भी बिजली गारंटी योजना पर आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी क्या राय रखती है कि क्या ओपिनियन पोल रोके जाएं या फिर साइंटिफिक तरीके से कराए जाएं, या फिर इस पर तत्काल प्रतिबंध लगे? मैं बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल आ रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी 2 बात रखना चाहती हूं कि ये तो बिल्कुल अब सत्य हो गया है कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, और आम आदमी पार्टी देश के अंदर राजनीतिक मायनों को बदलते हुए देश हित में और देश के लोगों के हित में एजेंडा सेट कराने में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अदा कर रही है। अब आते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, इसके ऊपर जो बवाल मचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सत्य लगता है कि जिस प्रकार से मीडिया, जो लोकतंत्र का जो है चौथा हिस्सा, मजबूत स्तंभ कहा जाता था, इस पर पिछले लंबे अरसे से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, और निश्चित तौर पर मेरे मन में भी एक सवाल उठ रहा है मैडम, के सर्वे एक सवाल उठ रहा है। मैंने 4-5 ओपिनियन पोल्स देखे हैं। पंजाब में तो आपको बहुत बम्पर सीट मिल रही है, कई सर्वे में तो आप सरकार बनाते दिख रहे हैं, वो सही है या वो भी गलत है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने अभी बोला कि ओपिनियन पोल कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, और जब साल 2013 आप जीते तो सही है, और आपको सीट ना मिले तो बहुत ही खराब होते हैं। 0 से 4 सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन हमने 28 सीटें 2013 के अंदर जीती। फिर 2000 अगर हम 15 की बात करें तो 7 से 10 सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने 67 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करी। लेकिन ब्रजेश जी, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि पार्टियों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए अगर उन्होंने जनहित में काम किया है। धन्यवाद। पार्टियों को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे राउंड में आपको समय दूंगा, तब आप अपनी बाकी बातें रख सकती हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, मैं पिछले 1 सप्ताह से सुन रहा हूँ काफ़ी झगड़े चल रहे हैं इस ओपिनियन पोल्स वगैरह को लेके, चुनाव आयोग तक शिकायत भी हुई। तो मैं अभी कुरैशी साहब से बात कर रहा था, तो पहले एक ओपिनियन पोल आया करता था, फिर मंथली शुरू हुआ, फिर अब वीकली शुरू हुआ, अभी कल मुझे कोई बता रहा था कि अब हफ्ते में 2 बार हो गया है। देखिए, ओपिनियन पोल तो जिसके पक्ष में आता है उसको अच्छा लगता है, और जिसके खिलाफ जाता है उसको तकलीफ होती है।
ये तो जैसे जुआ होता है कि जुआ खेलने बैठा, जो जीत रहा है वो तो खूब खुश होगा और जो हार रहा है वो तो दुखी होना स्वाभाविक है। ओपिनियन पोल भी इसी तरह का है। ओपिनियन पोल में आप एक चीज़ ये मानिए कि जिसकी सीट ज़्यादा दिखाता है उसको फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक तो उसका वोट बढ़ता है और दूसरा उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता है। ओपिनियन पोल इस मामले में तो ठीक है, लेकिन कई बार ओपिनियन पोल सही नहीं निकला और आपने देखा कि जो 2017 में ओपिनियन पोल हुआ था उसमें 325 सीट बीजेपी को आ जाएगी, बीजेपी को भी इसका एतबार नहीं था। वो भी खुद आश्चर्य में थी कितना सीट हम जीत जाएंगे। आज जो ओपिनियन पोल आ रहा है वो ये दर्शाता है कि वो 2017 का जो टाइम था वो बीजेपी का चरमोत्कर्ष था, वो शीर्ष था। अब 325 को बीजेपी नहीं छू रही है। बीजेपी 250 250 आसपास एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं अलग अलग चैनल। सच्चाई क्या है, ये सच्चाई तो 10 मार्च को पता चलेगी, ये तो उससे पहले कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये एग्जिट पोल और ये पोल, ये सब तमाम पोल मिलके एक बादल सा बनाते हैं जिससे कि बारिश कितनी होगी, किधर होगी, ये सब माहौल बनता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अधिकांश लोग इन एग्जिट पोलों को ड्रामा मानते हैं, झूठ मानते हैं और इस पर भरोसा कम करते हैं। फिलहाल आप इंतज़ार करिए 10 मार्च का कि जब ये एग्जिट पोल कितने सही हैं कितने झूठे हैं ये पता लगेगा। लेकिन आपको जानकर एक बात और अच्छा लगेगा कि जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं सब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है। एकाध में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात आई है आज, तो दोनों खुश हो सकते हैं अपनी अपनी बारी पर, क्योंकि नेता भी जानता है कि जो एग्जिट पोल उसके खिलाफ दिखा रहा है उसको 2 बार इंटरव्यू दो और जो एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है उसको इंटरव्यू से दूर रखो। यहाँ भी इस तरह का भी अपना माहौल बनाओ। अगर टेलीविज़न टीआरपी लूट रहा है तो नेता भी इंटरव्यू दे दे के उससे अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। अब क्या कीजिएगा, इस बार कोरोना का पॉलिटिकल लॉकडाउन है तो नेता लोगों के पास टीवी के अलावा ऑप्शन क्या बचा है? देखिए, हमारे देश में जो बड़े लोग होते हैं उनको बहुत अवसर मिलते हैं, इसलिए वो अवसरों से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। और जो गरीब लोग हैं, जनता है, इसको अवसर कम मिलते हैं, इसलिए जो भी अवसर इससे मिल जाता है इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है। तो ये चुनाव जो है एक इसी तरह का अवसर है कि जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित। बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है, जो हर पार्टी को फंड दे रहा है, कोई एग्जिट पोल आए उसको क्या फ़र्क पड़ता है। राम जीतेंगे तो उसके, श्याम जीतेंगे तो उसके, उसमें क्या है, चाहे कमल खिले, चाहे साइकिल आए, चाहे हाथी आए, चाहे पंजा आए, उनको तो सब बराबर हैं जी। अब जब आप एग्जिट पोल की बात करते हैं तो सवाल निष्पक्षता पर आता है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहां भीड़ है, जहां भीड़ का तंत्र हर ईमानदार व्यवस्था को तोड़ने पर आमादा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां पर आप निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वहां पक्षपात होना और किसी न किसी के लाभ के लिए गलत निर्णय हो जाना, गलत तस्वीर पेश करना, इसकी पूरी गुंजाइश बनी रहती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो अंतिम सत्य नहीं है कोई एग्जिट पोल और ना कोई टीवी चैनल। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि जो कर्म की रोटी खाते हैं उसकी सुगंध हमेशा मीठी होती है, और जो भीख मांग कर खाते हैं उनको पेट भरने से मतलब है। क्या ये इस देश के राजनीतिक दल ये तमाम मुफ्त का ऐलान करके हमारे देश के लोगों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं, उन्हें कर्म से दूर करना चाहते हैं? क्या लोगों की सोच और समझ बन गई है? कुल मिलाकर आप ये कहिए जी कि ये एग्जिट पोल से ज़्यादा घातक है ये फ्री की योजना। ये दोनों बड़ी घातक हैं और इन दोनों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन घोषणा पत्र के नाम पर
इनको छूट मिली हुई है। बहरहाल कहते हैं कि चुनाव में सिर्फ पैसे वालों का शोर है और जिसके पास पैसा नहीं वो प्रत्याशी कमजोर है, जो सच्चाई है। बाकी ये चाहे जो माने, चाहे जो अब सुनिए, जी वीरेंद्र जी, बात सच्चाई इसी की है जी। बहरहाल समय कम है और बातें ज़्यादा कहनी है, लेकिन सियासत में नेता वही बड़ा बना, सीढ़ियाँ उसी ने ज़्यादा बड़ी चढ़ी जिसने चापलूसी सीखी। चापलूसी से आप देश के बड़े नेता बन सकते हैं, पार्टी में किसी में हो। बहरहाल कितना तो समझाया सुरेंद्र जी को, मानते कहाँ हैं? जी, सुरेंद्र जी तो फक्कड़ आदमी है भाई जी, और सियासत में फक्कड़ स्वभाव कम बचा है। चलिए, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, चुनाव आता है तो लगता है राजनीतिक दल हम पर बहुत कुछ लुटाएंगे, बड़ी रहमतें होंगी, लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत पहले एक साहित्यकार ने लिखा है कि इस कदर पाबंदी है मजहब कि सदके आपके, और जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है, और कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, और मैंने पूछा कौन है तो बोला हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि चुनावी सर्वे में कोई आगे है कोई पीछे, सर्वे वास्तविक चुनाव परिणामों पर क्या असर डालेंगे? धनंजय लिखते हैं कि हर बार सर्वे सही हो ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, सर्वे कितने लोगों के बीच हुआ है ये मायने रखता है। ठीक बात कही उन्होंने। तो अभिनव सिंह लिखते हैं कि वोटिंग के पहले के सर्वे में कोई दम नहीं होता है, वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में दम होता है। ये बात सही है, क्योंकि कहता किसी को आदमी वोट अंदर कहीं और डाल के आता है और बताता कुछ और है। तो ये लोगों की ओपिनियन है। तो विवेक शर्मा लिखते हैं जो बेरोजगारों को दे रोजगार, इस बार बनेगी उसकी ही सरकार। मैं सीधे रुख करता हूं, मेरे साथ समीर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने कड़ा प्रतिवाद किया है और चुनाव आयोग में शिकायत की है कि ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और उनके नेता ने आज सूची भी जारी की है। मैं अखिलेश जी और इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अंततः आज सूची बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की, गुंडों की, माफियाओं की जारी ही कर दी। मजबूरन जारी करना पड़ा इनको। ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनकी पूरी सूची देखिए, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता। झीन बाबू से शुरू करिए, मनोज पारस से शुरू करके बलात्कारियों से, नाहिद हसन से, अब्दुल्ला आजम से शुरू करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त गुंडों और बलात्कारियों की सूची किसी से छुपी नहीं है। ऐसा करेंगे, दागियों पर डिबेट किसी और दिन रखेंगे, आज ओपिनियन पोल पर राय दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता कभी सर्वे पर आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। वही तो मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम पर आरोप 10 के बाद लगाएंगे अखिलेश जी। आज संबित जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईवीएम पर 10 के बाद आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम बदल दिया और ईवीएम हैंग कर रहे। इनको संविधान के किसी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। इनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को गुंडों और माफियाओं पर विश्वास है। ब्रजेश जी, ये संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते। हल्ला बोल किसने बोला था? समाजवादी पार्टी ने। गुंडा और माफियाओं को प्रश्रय किसने दिया था? समाजवादी पार्टी ने। दंगाइयों को समर्थन कौन देता? समाजवादी पार्टी। कुरैशी साहब बता रहे थे, तो क्या बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए ब्रजेश जी, ओपिनियन पोल लाने वाले लोग बहुत सारे हैं। जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, जो प्रतिष्ठित चैनल है, वो अपने मैकेनिज्म से ओपिनियन पोल लाते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ओपिनियन पोल कभी सही भी होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। कभी कभी आपके बीरेंद्र सिंह ने भी उसका उल्लेख किया कि 2017 में हम जितना उम्मीद नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा हमको मिला। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, वो उनका किसी में भी विश्वास नहीं है। अरे और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आप तो सिर्फ समाजवादी उनका अरे कुछ जरा सा बीएसपी वाले को भी कह लो, सुरेंद्र राजपूत को भी कुछ कह दो, को भी खारिज कर दिया। कुछ इन लोग को भला बुरा कहो। नहीं, भला बुरा कहने की बात नहीं है ब्रजेश जी। जिन्होंने भला बुरा कहा, पहले अपने अंदर तो झांक के दीजिए। झीन बाबू कौन है? वो बलात्कारी झीन बाबू, मनोज पारस आपकी सूची में। अपने को डिफेंड करिए, आप दूसरे को दिखा रहे हो। गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से आए। मनोज राय, गो अहेड।
हम लोग हमेशा से कहते हैं कि ये कमल के फूल वाली पार्टी नहीं है, ये झूठ के फूल वाली पार्टी। भ्रष्टाचारी इनका बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ा गया, उसको नहीं पता है। गायत्री प्रजापति नो नो, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। नो नो नो, गलत को याद कर लो। आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया, आपने बीच में बोली। गायत्री प्रजापति को याद कर लो, सिर्फ मनोज राय बोले। जेल में है। समीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के एटीएम थे, अखिलेश जी दबाते थे, पैसा निकलता था। मनोज राय बोलेंगे, याद कर लो गायत्री प्रजापति का। दौड़ा के मारा। मैंने तो सूची पढ़ दी, अभी और बोलिए बोलिए मनोज जी बोलिए। इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता इनको दौड़ा दौड़ा के कूट रही है, धक्का देके मंच से गिरा दे रही है। वो तो पता है, 4.5 साल कहा। नहीं समीर जी, आप ऐसा ना करें, आपने किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बोलने दो, डिबेट सिस्टमैटिक चलने दीजिए। झूठ आखिर कितने दिनों तक चलेगा? वो 10 मार्च को पता चलेगा। इनको ये भ्रम में है, ये जिस तरीके से धुएं में है, ये और इनके मुख्यमंत्री पता नहीं चलेगा कहां जाएंगे, क्योंकि जनता अब तैयार है। चुनाव ओके, सतीश प्रकाश जी को लाया जाए। थैंक यू उपयोग कर ले। सतीश प्रकाश जी को लाया जाए। रुक जाइए, आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। सतीश जी, क्या कोई साइंटिफिक मेथड होना चाहिए ओपिनियन पोल्स के लिए? कोई नियम बनाए जाने चाहिए? मैंने कुरैशी जी से भी यही सवाल पूछा था। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी बोलेंगे। ओनली सतीश जी, गो अहेड। ये जातिवादी मुख्यमंत्री जी, देखिए ब्रजेश जी, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि चुनाव के जो डाटा आ रहा है उसमें वैज्ञानिक सोच को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो कोई भी वैज्ञानिक डाटा अगर आप तैयार करते हैं, कोई भी आप डाटा प्रस्तुत करते हैं, 5% से ज्यादा करेक्शन रेट अगर आप वैज्ञानिक सोच के साथ कोई डाटा अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर एरर 5% से ज्यादा आती है तो वो डाटा आपका गलत है। मेरा मानना यह है कि मैं कुरैशी साहब की बात का भी जवाब दूंगा कि भारत में अगर कोई भी एजेंसी अगर उसको वैज्ञानिक सोच के साथ प्रस्तुत करना चाहती है तो बाकायदा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे, 5% की गारंटी ले, और अगर गारंटी के साथ साथ ये नैतिक जिम्मेदारी है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उसके पास आर्थिक। अरे इतना कर दोगे तो कौन सर्वे करेगा? जेल जाने के लिए थोड़ी करेगा। मान लीजिए पब्लिक ओपिनियन बदल गई तो बेचारा जेल काटेगा। सुनिए सर, अरे सुनिए ना, अरे सर एक बात सुनिए ना, जिस ओपिनियन पोल से सरकारें चेंज हो रही हो, देश का भविष्य चेंज हो रहा हो, तो नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। दूसरी बात देखिए, मैं कुरैशी साहब की एक बात से सहमत थोड़ा सा नहीं हूं कि संविधान में यह लिखा है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है। संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि आप ओपिनियन पोल कराइए, एग्जिट पोल कराइए। और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से निपट रहा है। जो चुनाव आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो संवैधानिक संस्था, उसके पास राइट है, उसका। अच्छा ये बताओ, ये बीजेपी वाले जब भी अगर चुनाव आयोग एक सेकंड रुकिएगा कि ओपिनियन सतीश जी, चुनाव सतीश जी, जब भी कोई मुद्दा मैं समीर सिंह के सामने रखता हूं तो ये पहले कोई सोच सकता था? एक सेकंड सवाल ले लें। चुनाव में कितनी धांधली होती थी, सवाल तो ले लें। व्यक्ति आता है। सवाल यह है कि समीर सिंह से मैं कोई भी सवाल पूछता हूं तो सिर्फ समाजवादी करते हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं वो। ऐसा है ना, देखिए पॉलिटिक्स ये भी एक तरह का पोलराइजेशन है, ये भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अच्छा, ये मिले हुए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पोलराइजेशन के ऊपर तो चुनाव आयोग सवाल उठाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया जा रहा है ना, ये इनडायरेक्ट वे में। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ओपिनियन पोल की कोई वैज्ञानिकता का आपके पास कोई सुझाव है? बीजेपी ये कह रही है। ओके, सुरेंद्र जी गो अहेड। थैंक यू सतीश जी, आप सुरेंद्र जी बोलेंगे। सुरेंद्र जी गो अहेड। आप समाजवादी पार्टी को थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी गो अहेड। देखिए, होता है ना कि कहते दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। चुनाव आयोग ही अगर अपनी संवैधानिक ताकत को जान ले ब्रजेश भाई, तो आधी चीजें समस्या खत्म हो जाएगी, पारदर्शिता अपने आप आ जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। नोएडा में श्री भूपेश बघेल जी गए, क्या नाम, हमारे प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, पंखुड़ी पाठक का मुकदमा दर्ज हो गया। और कैराना में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गए, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उतने ही दर्जनों से ज्यादा लोग थे उनके साथ में जितने भूपेश बघेल जी के साथ में थे। अब चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि क्या आप उसकी फुटेज ठीक है ना, आप बदतमीजी मत करो समीर, बीच में मत बोलो। दर्जनों लोग ये सैकड़ों लोग थे और इस तरीके की जो बदतमीजी है समीर, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों की ये जो देख रही है ना संबित पात्रा वाली, ये नहीं चल पाएगी, न तुम्हारे फेंकू की चल पाएगी और न तुम्हारे उस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान चल लिया। पाएगी। अभी कुरैशी साहब ने क्या कहा के बीच में 12 में किसकी सरकार थी देश के अंदर, चुनाव आयोग का दलाल है सुधार किया। और अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग तोता है तुम्हारा, 12 में किसकी चुनाव आयोग तोता है तुम्हारा, 12 में किसकी चुनाव आयोग तोता है कांग्रेस और की थी। फेंकू और तड़ीपार के खिलाफ मुकदमा होगा। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो, ये सारी की सारी भाषा तुम्हारे ऊपर आएगी, सारी की सारी भाषा तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम्हारा केशव प्रसाद मौर्य भीड़ इकट्ठी कर रहा है, योगी आदित्यनाथ भीड़ इकट्ठी कर रहा है, जेपी नड्डा भीड़ इकट्ठी कर रहा है, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, आप झूठ किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, और हमारे भूपेश बघेल जी के खिलाफ आप एफआईआर करते हो, शर्म नहीं आती? ये दोहरा चरित्र, दोगली मानसिकता, दोगले लोग हो, दोगले लोग हो, भाजपा वालों, दोगले लोग हो, छत्तीसगढ़ की दोगले लोग हो, अपराधी हो और सारे अपराधियों को सजा मिलेगी, सारे जेल जाएंगे। चुनाव आयोग जितना जिस तरीके से काम कर रहा है तुम्हारे पक्ष में, उनके खिलाफ भी बात होगी और उनके दलालों के खिलाफ भी बात होगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से एक दूसरे से पेश ना आए, सम्मान पूर्वक बात करें, सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। नो थैंक यू, ऑल राइट। रोहित अग्रवाल को लाया जाए, आप दोनों कृपया शांत हो जाए। देखिए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि एक दूसरे का अपमान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सुरेंद्र जी आप शांत हो जाए कृपया। ओके, राखी बोलेंगे, एक सेकंड मुझे नहीं, ये हमारे बीच में बोल रहा है और इसको आप शांत नहीं करें क्योंकि सत्ता आपने अपनी बात रख ली सुरेंद्र जी, इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? आपने अपनी बात रख ली, हर आदमी के बीच में बोलता है, आपकी बात चली गई है, हर आदमी के बीच में ओके। बोलता है। इन दोनों को शांत किया जाए, सीधे राखी बिरला को जोड़ा जाए। राखी जी आप मुझे बताइए कि कोई वैज्ञानिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप शांत हो जाइए, समीर जी शांत होइए, राखी बिरला बोलेंगी। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर वैज्ञानिकता होना चाहिए, एक मापदंड तय करना चाहिए, तभी इस तरीके के ओपिनियन पोल टीवी चैनल्स के माध्यम तक जनता तक पहुंचने चाहिए। इसका एक मैकेनिज्म निश्चित तौर पर बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनको चुनाव लड़ते वक्त अपना जो वो मैनिफेस्टो बनाती हैं वो बनाते वक्त और सरकार बनाने के बाद जनहित में जो कार्य किए जाने चाहिए उन पर फोकस करना चाहिए। आज जितनी भी ये तमाम पार्टियां ओपिनियन पोल से विचलित हैं या खुश हैं, ये तो 10 तारीख को जो है जब रिजल्ट घोषित होगा सबके सामने होगा। हमेशा से जैसे मैंने पहले बोला, ओपिनियन पोल कई बार सही साबित होते हैं, कई बार गलत साबित होते हैं, और जो जमीन पर है वो सबको दिख रहा है। भाजपा के साथ जनता का क्या व्यवहार है वो दिख रोहित रहा अग्रवाल, है। सपा के प्रति जनता जमीन पे क्या दिख रहा है और वो दिख रहा है, ओपिनियन पोल में क्या दिख रहा है वो सबके साथ। थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका। रोहित गोयल। विजय जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है आजकल चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे भैया फिजिकल रैली मत शुरू करना, क्योंकि फिजिकल रैली में बड़ा खतरा है। डिजिटल ठीक है, फिजिकल में जनता फिजिकल हुए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि ये प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। कैंडिडेट कह रहे हैं भैया दे दिए। रोहित जी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ स्थिति में है। रैली नहीं, नहीं रोहित बोलेंगे, सिर्फ रोहित बोलेंगे, सिर्फ रोहित बोलेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति समझ लो, रोहित बोलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति है आपकी जनता के बीच में इनका कोई नेता नहीं जा पा रहा है। अरे इनके कोई बड़ा नेता अगर वहां पे जाता है इनका तो पहले सिक्योरिटी बढ़ा दो, 4-5 बटालियन वहां पे भेज दो। क्या हुआ सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी कोई बात है? सब ठीक है? प्रचार करने के लिए वो कह रहे हैं हमको जनता की बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डिबेट ओवर, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।